हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तरंग गति मतलब कि वेव मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मतलब इससे या साउंड वेव से या इससे या साउंड वेव से, तो ये पढ़िए या साउंड वेव पढ़िए, दोनों में से किसी में से एक पे एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में रहता है। तो ये चैप्टर आपके समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस रहता है, बहुत थ्योरेटिकल। बस आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये पहले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद साउंड वेव पढ़ेंगे, फिर आपको इस चैप्टर के बेस पे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सब क्वेश्चन एक एक करके कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए, क्या है तरंग गति? देखिए, तरंग गति जिसको इंग्लिश में वेव मोशन बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों से मेरा हिदायत है कि आप आज पेन और कॉपी लेके बैठेंगे कि मैं बहुत सारा वर्ड्स जो हिंदी में लिखा गया है मैं उसका इंग्लिश बोलते जाऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या तरंग गति जिसको इंग्लिश में वेव मोशन बोलते हैं। वेव मोशन क्या है? देखिए, लिखा गया कि तरंग एक प्रकार का क्या है? तरंग एक प्रकार का ऊर्जा है। ये क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, मतलब कि एनर्जी है। जो बोल रहा है कि वेव क्या है? वेव इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। वेव इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो कि किसी माध्यम में डिस्टरबेंस पैदा करता है, कंपन पैदा करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है। तो ये क्या, इसके वजह से, तरंग की वजह से क्या पैदा होता है? कंपन पैदा होता है या वाइब्रेशन, या उसी को डिस्टरबेंस कहते हैं। कोई माध्यम है, माध्यम का मतलब कि वो माध्यम मतलब मीडियम, वो ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें किसी प्रकार के उसके कण में उसके पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो वहां पे वेव प्रेजेंट होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो वेव क्या है? एनर्जी है। और ये तो वेव एनर्जी होने के कारण ये माध्यम में क्या करता है? कंपन पैदा करता है, और जिसके वजह से ये कंपन पैदा करने की वजह से ही माध्यम में चल पाता है। कोई वेव ऐसा भी है जो कि माध्यम में नहीं चलता है। हम लोग उस बारे में बात करेंगे कौन सा वेव है जो माध्यम में चलता है, कौन सा वेव जो है वो माध्यम में नहीं चलता है। तो चलिए, सबसे पहला क्या है कि आपको कह रहा है कि वेव जो है दो तरह के होते हैं। तरंग क्या कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है? दो तरह के वेव होते हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। और इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो मैकेनिकल वेव होता है, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की नेसेसरी, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर कहीं पे मीडियम नहीं होगा तो वहां पे मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं करेगा, मतलब कि यांत्रिक वेव नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये क्या है, ये माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये जो है अयांत्रिक वेव मतलब नॉन मैकेनिकल वेव, ये क्या है? बिना माध्यम के ही चलता है। अगर कहीं पे माध्यम नहीं भी है वहां पे भी चलेगा, ये निर्वात में भी चलेगा, ये निर्वात में भी चलेगा, मतलब वैक्यूम में भी चलेगा। लेकिन ये हमेशा ठोस, द्रव और गैस मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही चलेगा। लेकिन ये वैक्यूम में भी चलेगा, सॉलिड में भी चलेगा, लिक्विड में भी चलेगा और गैस में भी चलेगा। तो ये तीनों माध्यम में ट्रेवल करता है और ये माध्यम के बिना भी ट्रेवल करता है। तो आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा? आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा वेव है, कौन सा तरंग है जो बिना किसी माध्यम के चलेगा। ऑप्शंस में रहेगा यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, लिख रहेगा, तीसरा रहेगा कि दोनों, चौथा रहेगा इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? अयांत्रिक तरंग मतलब नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है? ये इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये निर्वात में भी चलता है। तो ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप कि आप समझ पाए होंगे। अब क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि यह दो प्रकार का होता है। जो मैकेनिकल वेव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अनुप्रस्थ तरंग जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ते हैं। इसको दोनों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो मेन है, इसी के लिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए हैं। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट साउंड वेव पे स्विच कर जाते हैं। तो साउंड वेव समझने के लिए इस दोनों वेव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग।
इसके बारे में क्या लिखा गया है? इसके बारे में लिखा गया है नॉन मैकेनिकल वेव के, इसका दूसरा नाम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका जो चाल होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चाल के बराबर, या हम लोग इसको ये इस 3 × 10 के पावर 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग का वेव का चाल है, वेग है। क्लियर है? तो इसके बारे में अभी तक दो, इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस यांत्रिक तरंग के जितने भी ये 2 तरह के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, इस दोनों पार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपके सब लोग जानते होंगे, आपके स्कूल में पढ़ाया हो गया कि ये क्या आता है? स्प्रिंग और गर्त के रूप में चलता है। स्प्रिंग और गर्त इंग्लिश में बोले तो क्रस्ट और थ्रस्ट के रूप में चलता है। क्या चलता है? क्रस्ट और थ्रस्ट। इस तरह से ये जो बनाया गया ना, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं, इसको स्प्रिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं और इसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और इसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो ये क्या है? जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वो कैसे चलता है? क्रस्ट और थ्रस्ट के रूप में चलता है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है रियर और कंप्रेशन के फॉर्म में चलता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। अभी आप इसको समझिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा जो तरंग है वो स्प्रिंग और गर्त के रूप में चलता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। और इस अनुदैर्घ्य तरंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अनुदैर्घ्य बोल दिया, अनुप्रस्थ तरंग और क्या बात है कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ये माध्यम के कण के कंपन के दिशा में लंबवत होता है। क्या कहने का मतलब इसका है? देखिए, वेव 2 तरीके से चलता है। मैं आपको बता दूं, ये मान लो ये तो जो वेव है, हम लोग यांत्रिक वेव से पढ़ रहे हैं, और यांत्रिक वेव में हम लोग क्या पढ़े? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात पढ़े कि यांत्रिक वेव मतलब कि मैकेनिकल वेव तभी चलेगा जब कोई ना कोई माध्यम होगा, और जब कहीं ना कहीं कोई माध्यम कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे बिल्कुल कुछ खाली नहीं होना, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई चीज होना चाहिए। आप किसी चीज को देखिए, ये अगर कोई इसको यहाँ पे आप तरफ कैसे यहाँ पे पीटेंगे तो ये माध्यम है, ये क्या है? सॉलिड है। तो इसके यहाँ पे अगर आप मारे तो आपको यहाँ पे साउंड सुनाई देगा, क्योंकि साउंड इसके माध्यम से चल के आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये यांत्रिक वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। आप थाली पे पीटते हैं, आवाज होता है, तो थाली में जो उसके थाली के कण है, जो भी मेटल का थाली बना हुआ है, उसमें भी माध्यम उसके वाइब्रेट होते हैं, तो वहां पे वेव जनरेट होता है। वैसे ही कहीं पे भी वेव चलने के लिए, यांत्रिक वेव अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे माध्यम का होना जरूरी है, और यांत्रिक वेव में माध्यम की जरूरत नहीं है। तो जो यांत्रिक वेव है वो माध्यम के हेल्प से चलता है। तो इसमें लिखा गया है कि जो यांत्रिक वेव जब चलता है ना, मान लो यहाँ पे आप सपोज करो कि यहाँ पे कोई कण है, आप हवा मान लो कि यहाँ पे हवा है माध्यम, हवा में धूल कण समझो, धूल कण, ठीक है, ये एक कण है। तो अब क्या होगा? जब ये वेव 2 तरह से चलता है, ये एक कण को पकड़ो, ये क्या करता है? ये कण, यहाँ पे भी एक कण है, इसको एक धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, तो इस तरह से ये साउंड यहाँ से वहां तक, मतलब वेव यहाँ से यहाँ तक चल जाता है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? ये इस तरह से क्या कर रहा है? ये वेव भी ऐसे ही चल रहा है और पार्टिकल भी ऐसे ही चल रहा है, मतलब पार्टिकल भी ऐसे चल रहा है आगे पीछे, और वेव भी इसके डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऐसे वेव को क्या बोलेंगे? अनुदैर्घ्य वेग बोलेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ना है? अनुप्रस्थ वेव पढ़ना है। तो अनुप्रस्थ वेव में क्या होता है? इसका जो माध्यम का पार्टिकल है ना, वो ऐसे ऊपर नीचे चलता है, लेकिन वेव इस डायरेक्शन में चलता है। देखिए, ये ऊपर ऐसे और वेव ऐसे, तो क्या हुआ? ये क्या समझा रहा हूं आपको कि माध्यम का पार्टिकल ऐसे और वेव ऐसे, तो क्या देख रहे हैं? ये ऐसे चल रहा है और वेव ऐसे चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? लंबवत हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो आपको इस अनुप्रस्थ तरंग में सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि माध्यम के कण और माध्यम के कण का मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का क्या होता है? लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कि कौन से वेव में उसके माध्यम के कण के चलने के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है, मतलब कंपन करता है, तो वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या है कि कण के, ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग इस तरह से चलता है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अनुप्रस्थ तरंग ये स्प्रिंग और गर्त के रूप में चलता है। तो ये एक स्प्रिंग और एक गर्त के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको लेमडा पढ़ते हैं, लेमडा से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। यहां से भी यहाँ पे देखिए, ये जहां पे भी नया, देखिए यहां से वेव शुरू हुआ था ये, और इसके जैसा जहां पे नया इसी के जैसा, देखिए यहां से अगर ये ढक देते हैं तो देखिए यहां से बिल्कुल इसी के जैसा, तो यहां से भी यहाँ के दूरी को क्या बोलेंगे? लेमडा बोलेंगे।
मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ से जैसा जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। जिस तरह का शुरुआत यहाँ पे हुआ था उसी तरह का शुरुआत यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वेव। तो एक मतलब क्रस्ट या थ्रस्ट, उसके नजदीकी श्रृंग या गर्द के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं या वेव लेंथ बोलते हैं। इसमें वेव और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और इसके बारे में क्या लिखा गया है अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, कि प्रकाश तरंग एक अयांत्रिक तरंग है, लेकिन यह अनुप्रस्थ तरंग है। कह रहा है कि लाइट वेव जो है ना वो नॉन मैकेनिकल वेव है, लेकिन यह क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ, मतलब कि ट्रांसवर्स वेव है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, यांत्रिक है कि अयांत्रिक है, तो यह अयांत्रिक तरंग है। फिर पूछ लेगा कि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, मतलब कि अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है, तो आप क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और पढ़ेंगे इसमें। तो अनुप्रस्थ तरंग यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अनुप्रस्थ तरंग में और दो बातें रह जाती हैं कि अनुप्रस्थ तरंग जो कहाँ चलता है, किस किस माध्यम में चलता है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है ना वो ठोस और द्रव माध्यम में चलता है, ठोस और द्रव के सतह पे चलता है। ठीक है, ठोस और द्रव के सतह पे मतलब सरफेस पे, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे चलता है, लेकिन यह गैस में तो बिल्कुल ही नहीं चलता है और लिक्विड के सतह के अंदर नहीं चलता है। गैस में बिल्कुल नहीं चलता है और लिक्विड के सतह के अंदर नहीं चलता है, लिक्विड के सरफेस के अंदर में नहीं चलता है। तो आप समझ गए कि अनुप्रस्थ तरंग जो है सॉलिड लिक्विड में सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे चलता है, लेकिन लिक्विड के सरफेस के अंदर नहीं चलता है, जबकि गैस में तो ये बिल्कुल नहीं चलता है। ठीक है, और क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है, जो रस्सी में जो उत्पन्न जो तरंग होती है ना, रस्सी में जो उत्पन्न तरंग होता है वो एक अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, मतलब कि ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। और क्या है, जो ये क्या बोलते हैं, ये जल के सतह पे, वाटर के सरफेस पे जो उत्पन्न तरंग होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण है। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला पढ़ेंगे अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्घ्य तरंग को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव इंग्लिश में। जो अनुप्रस्थ तरंग जब हम पढ़े थे तो वो श्रृंग और गर्द के रूप में चलता था, लेकिन ये कैसे चलता है, संपीड़न एवं विरलन, संपीड़न एवं विरलन के रूप में चलता है। इंग्लिश में बोले तो कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन के रूप में चलता है। कैसे चलता है, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन। तो पूछेगा आपसे कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है कैसे चलता है, तो संपीड़न एवं विरलन। जबकि पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलता है, तो श्रृंग और गर्द। अगर पूछेगा इंग्लिश में बोले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलता है, तो कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। लेकिन ट्रांसवर्स वेव कैसे चलता है, क्रस्ट एंड थ्रस्ट के रूप में। आगे जो पूछा कि वो जो अनुप्रस्थ तरंग हम लोग पढ़े थे वो सॉलिड और लिक्विड मतलब ठोस और द्रव के सतह पे चलता था, जबकि ये क्या चलता है, ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलता है। वो तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग था वो गैस में नहीं चलता था, वो तरंग गैस में नहीं चलता था, लेकिन ये गैस में भी चलता है। ये सभी माध्यम में चलता है। ठीक है, सिर्फ निर्वात में नहीं चलता है। निर्वात में कौन चलता है, नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको क्या बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये क्या आता है, ये द्रव के सतह के अंदर भी चलता है और द्रव के सतह पे भी चलता है और द्रव के सतह के अंदर भी चलता है। लेकिन जब हम लोग अनुप्रस्थ तरंग पढ़े थे तो वो द्रव के सिर्फ सतह पे चलता है, लिक्विड के सरफेस पे चलता है, लिक्विड के सरफेस के अंदर नहीं चलता। मतलब बाल्टी के अंदर नहीं चलेगा, तालाब के अंदर नहीं चलेगा, वो सिर्फ तालाब के ऊपर में चलेगा। लेकिन ये तालाब के अंदर भी चलेगा, तालाब के ऊपर भी चलेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है, हृदय का धड़कना, भूकंपीय तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग एवं ध्वनि तरंग। बोलेगा कि हार्ट का जो धड़कना होता है, हार्ट जो धड़कता है वो अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। इससे पूछेगा भूकंपीय तरंग, आपके एग्जाम में कैसे पूछा था, पूछता है कि ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य है कि अनुप्रस्थ है, तो आपको क्या लिखना है, अनुदैर्घ्य है, लॉन्गिट्यूडनल है। पूछेगा प्रकाश तरंग क्या है, तो वो अनुप्रस्थ था। प्रकाश तरंग क्या था, अनुप्रस्थ था, ट्रांसवर्स वेव था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये जो संपीड़न और विरलन बोला था वो ऐसे चलता है। ये कैसे चलता है, देखिए ये संपीड़न, जो पास लाइन है इसको क्या बोलेंगे, संपीड़न, और दूर लाइन है इसको क्या बोलेंगे, विरलन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको कंप्रेशन बोलेंगे, इसको रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन। इसको अगर लिख दिया जाए तो CRC
आर, ठीक है। कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यही बोलता है कि एक कंप्रेशन, दो जो पास वाला कंप्रेशन है, जो एकदम नजदीकी कंप्रेशन है, इसके बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं या वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसको वेव लेंथ बोलते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते थे। जबकि उसमें क्या बोलते थे? दो स्ट्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते थे? वेव लेंथ या लैम्डा बोलते थे। अब क्या है? अब एक नया टर्म आएगा आपको, आवर्त काल। क्या होता है? टाइम पीरियड। अब देखिए, ये वेव जब यहां से यहां जाने जा रहा है तो कुछ समय भी लग रहा है। कोई भी आदमी जब किस जगह चल के जाता है तो उसको समय भी लगता है जाने में। तो ये वेव यहां से यहां जाने में जो समय लेता है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड या आवर्त काल। या इसको और बोलते हैं कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको उसका क्या बोलते हैं? आवर्त काल या दोलन काल। टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। समझ में आ गया? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। इसको इंग्लिश में टी से, कैपिटल टी से इसको दर्शाते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड को। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, आवर्त काल। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति। इसको कैपिटल स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसके बारे में क्या बोलते हैं कि इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यूनिट टाइम में किए गए क्या दोलन, मतलब कि यूनिट समय में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि टी टाइम में एक दोलन करता है, टी टाइम में एक वाइब्रेशन करता है, एक दोलन करता है। तो ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? एक समय में, इकाई समय में, यूनिट टाइम में किए गए वाइब्रेशन को। तो टी समय में एक दोलन कर रहा है तो एक सेकंड में कितना दोलन करेगा? 1/T, इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/T। आपके एग्जाम में पूछ भी लिया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि टाइम पीरियड बढ़ाइएगा, मतलब कि आवर्त काल बढ़ाइएगा तो ये फ्रीक्वेंसी घटेगा, और इसको घटाइएगा तो ये बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर समय आवर्त काल को दोगुना कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। जब इसको आप दुगना करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? इसको जब आप दुगना करोगे तो फ्रीक्वेंसी 1/2 गुना हो जाएगा। अगर आप इसको 3 गुना करोगे तो फ्रीक्वेंसी 1/3 गुना हो जाएगा। तो एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। क्लियर है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवृत्ति इक्वल्स टू 1/आवर्त काल। इसका यूनिट सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है वो हर्ट्ज होता है, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। इसका क्या यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद इसमें क्या आता है? आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें क्या आता है? अगला एम्पलीट्यूड। इसमें अगला क्या आता है? एम्पलीट्यूड। इसको इरेज कर दे। एम्पलीट्यूड, देखिए ये एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? ये यहां से दोलन कर रहा था। तो ये जो मैक्सिमम, ये जो यहां से ये ऊपर भी जा सकता था, इतना भी रह सकता था। तो यहां से यहां जो ये मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम जो दोलन होता है, जो ये मैक्सिमम इसका, ये क्रस्ट या थ्रस्ट का मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो हाइट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो सबसे जो क्रस्ट या थ्रस्ट का जो ये वाला ऊंचाई हुआ, यहाँ से ये मीन पोजीशन से, मतलब मीडियम यहाँ से मध्य बिंदु से ये जो अपना मैक्सिमम ऊंचाई पे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आप उसमें भी पेंडुलम में भी पढ़े थे कि अगर ये पेंडुलम है और ये ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, तो यहाँ तक जितना यहाँ से यहाँ तक जितना मैक्सिमम चल सकता था उसी को क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड बोलते थे, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है, हम लोग क्या यहाँ पे समझ लिए कि ये वेव चल रहा है, ठीक है। ये वेव ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, कोई भी वेव है, या फिर ऐसे चल रहा है रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन के टर्म में। तो हम लोग इसको नहीं, बार बार ये बनाना ज्यादा इजी होता है, तो इसको भी इसी टर्म में दिखाते हैं। तो क्या पढ़े थे कि यहाँ से यहाँ तक के ये दूरी जो जितना कवर करता है इसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ या लैम्डा बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, समय बोलते हैं,
टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में जब कुछ दूरी चल रहा है, कोई व्यक्ति कुछ दूरी चल रहा है, कुछ समय ले रहा है, तो उसका चाल भी तो होगा। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल जिसको वेव वेलोसिटी, चाल मतलब v, जिसको वेव वेलोसिटी या हिंदी में उसको बोलते हैं वेव, मतलब क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी, इसको क्या हो जाएगा? किसी चीज का वेलोसिटी को क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी कितना चला? देखिए v इक्वल्स टू दूरी कितना चला? दूरी कितना हो गया? यहां से यहां के बीच की दूरी कितना बोलते हैं? लेमडा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अपॉन समय कितना लगा? t। तो यही आ गया इसका वेव वेलोसिटी। इसका अच्छा, लेमडा का यूनिट क्या होता है? जो ये लेमडा होता है ना, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट? मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया इसका यूनिट। तो वेव गति, वेव के गति का मतलब कि तरंग गति, इसको क्या बोलेंगे? तरंग गति। वेव वेलोसिटी मतलब तरंग की गति। तो वेव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है। इस फॉर्मूला को एक और तरीका से लिखा जाता है, मैं आपको ये इरेज करके बताता हूं। इस फॉर्मूला आपसे बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। v इक्वल्स टू क्या लिखा दिया गया? v इक्वल्स टू लेमडा बाई टी, मतलब कि वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब आप क्या जानते हैं? v इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू 1/t, लिख सकते हैं इसको 1/t, क्योंकि इस t को, ये t नीचे है तो इसको 1, इसको मल्टीप्लाई करके लेमडा बाई टी भी हो जाएगा। और अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे पढ़े नोट में, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, तो 1/t की जगह पे क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू लेमडा तो पहले से था और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू लेमडा एफ भी होता है। क्लियर है? तो आप ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, आप ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे। इस फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, आपके एग्जाम में भर के क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे। ये क्वेश्चन ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपके लिए। इस फॉर्मूला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? v इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू लेमडा बाई टी, या v इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस थ्योरम पे बेस्ड आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है वो थ्योरम, कि कैसे उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी और भी आपके एग्जाम के भी क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा तो मैंने लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है। बोल रहा है कि किसी साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी दे दिया, आवृत्ति दे दिया 2 किलो हर्ट्ज, और उसका तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। उसका तरंग दैर्घ्य दे दिया, मतलब वेव लेंथ दे दिया 35 सेंटीमीटर। यह 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? पूछ रहा है कि 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसको कितना समय लगेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए समझिए क्या क्या दिया गया है। ये कह रहा है कि मान लो कोई वेव है, ठीक है? इसके बारे में इसका क्या क्या दे दिया गया है? आवृत्ति दे दिया गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, मतलब कि एफ दे दिया गया है। एफ के बारे में क्या बोले है? 2kHz ऐसे लिखा गया है। ऐसे कि मतलब किलो हर्ज लिखा हुआ है। हम लोग आवृत्ति का क्या यूनिट पढ़े? हर्ज पढ़े। तो इसको किलो हर्ज को हर्ज में बदलना पड़ेगा। तो किसी को किलो को करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2000 हर्ज बन जाएगा, ठीक है? आपको पता है कि किलो का मतलब कि 1000 होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया 1000। देखिए एसआई यूनिट में सब कुछ निकालना है तो सबको एसआई यूनिट में ही रखना होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया आपको? तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे बोलते थे? लेमडा से। लेमडा कितना दिया गया है? 3.35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है क्या? दूरी का। दूरी का अभी हम क्या बताया आपको? तरंगदैर्घ्य लेमडा का जो यूनिट होता है मीटर होता है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.35 मीटर, ठीक है? ये हो गया इसका मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि ये अगर वेव है तो इसको अगर 1.4 किलोमीटर चलना है और ये इसका फ्रीक्वेंसी और ये इसका लेमडा है, तो इसको उतना चलने में कितना समय लगेगा, ठीक है? तो किसी को चलने के लिए कहाँ पे जाना है और तो कितना समय लगेगा, तो वहां से वहां तक आपको दूरी पता होना चाहिए और वहां से वहां तक को उसका चाल पता होना चाहिए। दूरी पता होना चाहिए और उसका चाल पता होगा तो आप समय निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे दूरी तो पता है कि दीजिए कि 1.4 किलोमीटर उसको जाना है, लेकिन चाल तो नहीं दिया है। तो आपको चाल मतलब वेव वेलोसिटी मतलब कि
तरंग गति निकालना होगा तो अब जस्ट अभी आपको हम तरंग गति का फॉर्मूला बताए थे। तरंग गति का फॉर्मूला क्या बताए थे? v क्या बताते थे? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी क्या होता है? लेमडा। समय कितना होता है? टाइम, लेमडा बाई टी। लेकिन देखिए यहाँ पे लेमडा नहीं दिया हुआ, सॉरी लेमडा तो दिया हुआ लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हम आपको एक और फॉर्मूला बताए थे कि इसका एक और फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू एफ। ये भी बताए थे कि 1/t है तो 1/t की जगह पे क्या होता है? एफ आ जाता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको ये भी निकाल लेंगे। वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेमडा कितना आ गया आपका? 0.35 गुने फ्रीक्वेंसी कितना है? 2000। इसको हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन अगर आपको परेशान कर रहा होगा तो आप मेरे उस चैनल पे आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देखेंगे। उस चैनल का क्या नाम है? उस चैनल का नाम है विलेज, VILLAGE स्कॉलर, SCHOLAR। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे हेल्प के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहां पे ये छोटे छोटे कैलकुलेशन ये सब का वीडियो आपको वहां पे मिलता है। और आप वैसे भी अपने दोस्तों को बता सकते हैं जो क्लास 10 में हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं कि आप जाओ उस चैनल के माध्यम से पढ़ो, विलेज स्कॉलर से। आपको वहां पे जब विलेज स्कॉलर डालेंगे तो ऐसा इस तरह का लोगो आएगा, इसमें ऐसे V लिखा होगा, ऐसे S लिखा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आपका हेल्प कर रहा हूं तो आप भी मेरा हेल्प कर सकते हो। चलिए, तो ये यहाँ से तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये 700 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये अब इसका चाल पता चल गया। इसको दूरी इतना ट्रेवल करना है तो कितना समय लगेगा? तो दूरी तो देखिए, दूरी भी देखिए यहाँ पे किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये मीटर दे रहा हूं मैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? किलोमीटर को मीटर में तो दूरी कितना दिया हो गया है? इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है? 1.4 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो कट जाएगा, 1 0 से 0 तो ये 1400 मीटर आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना आ गया? 1400, चाल कितना आ गया? 700। काटेंगे तो आपको कितना लग जाएगा? 2 सेकेंड का आपको टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है? और भी ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नॉन मैकेनिकल वेव में ज्यादा कुछ नहीं है। नॉन मैकेनिकल वेव में हम लोग पढ़ लिए थे कि उसका चाल क्या होता है, इस ये ठोस किस में चलता है, तो उसको हम लोग और आगे कभी पढ़ लेंगे। नॉन मैकेनिकल वेव आपका खत्म हो जाएगा। तो आप देखते रहिए एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसके एक एक चीज को समझेंगे और आप खुद से भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।